Opposition 43 और Treasury 43. तो I will go with the Treasury benches जी. रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया, इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने किया सही किया। I have already submitted my resignation to my party. I don't want to be the leader of the opposition. I'm not astonished by the harsh words of my opponents, but I'm astonished by the silence of my well-wisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आप देख रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, उन्होंने अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया चेयरमैन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवाया अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, जबकि अगर उनकी वाकई में नीयत होती इस्तीफ़ा देने की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की नशस्त से, तो फिर उन्हें चेयरमैन सेनेट को इस्तीफ़ा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये हालात यहाँ तक पहुँचे क्यों? हुआ ये कि 28 जनवरी को स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो था, जिसके हवाले से यही ऑपोजिशन बहुत शोर मचा रही थी और बार बार ये कह रही थी कि पाकिस्तान की सालमियत का सौदा कर दिया इस हुकूमत ने और पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उस पर समझौता हो गया और स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखवा दिया। बल्कि सबसे पहले आपको याद कराते हैं कि ऑपोजिशन क्या कह रही थी स्टेट बैंक बिल के हवाले से और कितना शोर मचा रही थी और कितना इस हवाले से बातें कर रही थी कि एक हरगिज कबूल नहीं होना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था? IMF के हाथों पाकिस्तान को इन्होंने गिरवी रख दिया है और हजरत कायद आजम और उन लाखों मुसलमानों शहीदों की रूहें कब्रों में तड़प रही होंगी कि 74 साल बाद या अल्लाह ये कौन इमरान खान पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गया है। फिर ये जो बिल पास हुआ उस दिन सेनेट पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इसी के हवाले से नेशनल असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते रहे हैं, ये भी सुन। स्टेट बैंक को जिस तरह गिरवी रखा है या बेच दिया है IMF के पास कर्जों के लिए, ये इस हुकूमत की फेलियर है। हमारे मुल्क में पहले भी क़यामत टूटी थी 16 दिसंबर को जब ढाका फॉल हुआ था। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब तो इसको तशबीह देते रहे हैं सकूत ढाका के साथ और वो ये कहते रहे कि 1971 में एक सरेंडर हुआ था जो कि पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, जिसके नतीजे में फिर मुल्क दो लख्त हुआ था और बांग्लादेश बन गया था, या फिर उसके बाद अब सरेंडर कर रही है इमरान खान की हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवा रही है और इससे ज्यादा खतरनाक कोई बात हो नहीं सकती है। ये ऑपोजिशन का मौक़िफ़ था। लेकिन जब ये बिल सेनेट में पेश किया गया तो अगर ऑपोजिशन अपनी इन बातों, इन जुमलों और इन बयानात के से वाकई संजीदा थी तो ऑपोजिशन को तो पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कि इस बिल की मुखालफत करे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन उस दिन जब वोटिंग होनी थी, बहुत सारे मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन तकरीबन 11 के करीब अटेंडेंस में ही नहीं थे। ये बात सामने आई कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन समेत बहुत सारे ऑपोजिशन के मेंबरान आए नहीं वोट डालने के लिए और एक आध ने तो हुकूमत के हक में भी वोट डाला। इस वजह से वो बिल पास हो गया। और याद रहे कि सेनेट वो हाउस है जहां पर ऑपोजिशन अक्सरियत में है, यानी कि हुकूमत सेनेट में अकलियत में है और ऑपोजिशन जो है वो अक्सरियत में, लेकिन उसके बावजूद वहां से बिल पास हो गया। इसके नतीजे में फिर हुकूमती वज़रा ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने बिल पास करवाने में हमारी मदद की। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, सुन। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर है शुक्रिया अदा करना बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह से मुल्क के मफाद में ये फैसला किया है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कहा, ये भी सुन। हम उनके शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने किया सही किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और जिस तरीके से मुंतखब हुए वो भी सही हुए, उसके भी हम राजदार हैं। और शेख रशीद ने क्या कहा, ये भी देख लें। अपोजिशन को कहीं कामयाबी नहीं हुई। अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं, इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। ये 14-15 आदमी जो हैं, ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। तो शेख रशीद साहब ने तो यहाँ तक कहा कि 14-15 आदमी जो ऑपोजिशन के हैं वो इमरान खान के साथ हैं और यही वजह है कि सेनेट में जहाँ पर ये ऑपोजिशन, मुतहदा ऑपोजिशन अक्सरियत में थी, उसके बावजूद वहाँ से बिल पास हो गया है। इसका मतलब यही है कि ऑपोजिशन के लोग इमरान खान के साथ हैं। अब जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इजहार तशक्कुर होने लगा हुकूमती वज़रा की तरफ से और उसके साथ साथ उन्हें महसूस हुआ कि उनके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की हैसियत से वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाकर वोट तक ना डाल सके, उस
बिल के हवाले से जिस बिल को तशबीह दे रही थी ऑपोजिशन सकूते ढाका के साथ और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और खुद मुख्तारी और सालमियत के हवाले से कह रहे थे कि ये इमरान खान की हुकूमत समझौता करने जा रही है और स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दी IMF के पास, तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने फाइनली आज फ्लोर ऑफ द हाउस में सेनेट के इजलास में अपना इस्तीफा पेश किया। I'm not astonished by the harsh words of my opponents, but I'm astonished by the silence of my well-wishers. मजीद क्या कहा यूसुफ रजा गिलानी ने, ये भी सुनिए। There are few ministers, you all honorable ministers are sitting. अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो and who are turncoats, they are saying कि I helped the government and I'm saying by your vote they won. At least the credit should be given to you, not to me. तो ये यूसुफ रजा गिलानी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर वज़रा बात करें तो और बात है, लेकिन मेरे अपने हलकों में जो खामोशी है वो मुझे ज़्यादा चुभ रही है। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं है। वो अपोजिशन जो कभी लॉन्ग मार्च की बातें करती है, वो अपोजिशन जो कभी तहरीक अदम एतमाद की बात करती है, वो अपोजिशन जो हुकूमत को घर भेजने की बात करती है, उसमें भी इस वक्त इख्तलाफ है। और आपको याद होगा कुछ देर पहले यही अपोजिशन ये कह रही थी कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के हवाले से बिल्कुल तैयार है, उसके लिए वक्त जो है उसका फैसला करना है। अयाज सादिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से क्या कह रहे थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो अपोजिशन जो सेनेट में अक्सरियत में होने के बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल को रोक नहीं सकी और वहां से वो बिल पास हो गया और हुकूमत के 43 वोट थे और अपोजिशन के 42 वोट थे, बावजूद इसके कि अपोजिशन अक्सरियत में थी, क्या वो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो सकती है? क्या वो अपोजिशन वजीर आजम इमरान खान को घर भेज सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज सकती है? वो अपोजिशन जो दावा करती है कि इस हुकूमत को या तहरीक अदम एतमाद के थ्रू या लॉन्ग मार्च के थ्रू घर भेजेंगे, वो दावों की सच्चाई क्या, हकीकत क्या है, वो भी सामने आ गया। मुझे ज्वाइन किया सीनियर जर्नलिस्ट काजी से लाहौर स्टूडियोज में। काजी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। काजी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो भी मामला हुआ जिसके नतीजे में आज फिर इवेंचुअली यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपना इस्तीफा दिया और वो बिल पास हो गया सेनेट से, जिसके हवाले से अपोजिशन इतना शोर मचा रही थी कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर समझौता हो गया। तो वो जो अदम एतमाद की बातें होती थी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे और बहुत तैयारी है और बिल्कुल तैयारी है और टाइमिंग का डिसीजन होना है, तो अब तो वहां से बिल पास होने के बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रिजाइन कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ऑपोजिशन के वो तमाम दावे जो हैं वो खोखले थे? हमारी जो इस वक्त ऑपोजिशन और गवर्नमेंट है ना, इनकी लड़ाई सिर्फ एक बात पे है कि पावर में कौन है और बाहर कौन है और अंदर कौन आएगा। कुछ इनके मुश्तरका मफादात हैं जो माशी मफादात हैं और वेस्ट के इकोनॉमिक सिस्टम से एसोसिएटेड है, वहाँ पे ये एक ही होते हैं। इस तरह का कोई बिल, फैटिफ का कोई बिल हो, कोई भी जगह होगी तो ये तय होता है। हाँ, पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये आके कहेंगे जी ये हो गया बड़ा बड़ा सरेंडर, और कौन सा सरेंडर नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने कितने IMF के प्रोग्राम्स किए, नवाज शरीफ साहब ने कितने किए, इस वक्त ये 23वां चल रहा है, इन्होंने कितने किए। मतलब वहाँ पे ये सारे एक हैं, जहाँ पे इनका तबकाती मफाद एक है जो कि जुड़ा हुआ है वेस्ट से, क्योंकि इनकी असासे बाहर हैं, इनकी इंटरेस्ट जो है वो वेस्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, ये वेस्टर्न बैंकों के साथ बैंकिंग करते हैं, तो चुनाचे इनकी मजाल नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अगर आप इसको देखें, मुझे एक बड़े आदमी ने ये बात बताई कि ये तो IMF और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट में जाकर लॉबिंग करते हैं कि जनाब हमने जो आपकी खिदमत की, डार साहब वहाँ लॉबिंग करते रहे, जो हमने आपकी खिदमत की ऐसी खिदमत तो किसी ने की नहीं, तो वाई यू थ्रो। और ये अब यहाँ नहीं फैला हुआ। मैं अब MJ अकबर को कोट करता हूँ कि ये जो मनमोहन सिंह क्यों पावर में आया था, जब सोनिया गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि मैं बिजली फ्री दूंगी, तो IMF और वर्ल्ड में रास्ते में आ गए। तो वो कंसेंसस कैंडिडेट मनमोहन इंडिया के अवाम का कैंडिडेट नहीं था, वो उन मालियाती इदारों का कैंडिडेट। तो यहाँ ये हो रहा है। अच्छा, ये जो ऑपोजिशन के साथ हुआ है 28 जनवरी में, जैसा कि मैंने कहा कि अक्सरियत में होने के बावजूद बिल पास हो जाता है, और वो भी वो बिल जिसकी ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रही थी और सकूते ढाका के साथ ख्वाजा आसिफ साहब उसे जोड़ रहे थे, तो आपके ख्याल में ये हुआ कैसे? जिस तरह से इज़हार तशक्कुर हो रहा है हुकूमत के वजीरों की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी साहब का, जिसकी वजह से एम्बैरस होकर उन्होंने अभी इस्तीफा भी पेश कर दिया। उन्होंने दिया ना, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उसकी कोई मानी नहीं है, चेयरमैन सेनेट को देना, वो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन बार इसका मतलब है ड्रामा है, ऑफ कोर्स। और पहले जो अपोजिशन फिर कर रही थी कि जी ये सकूते ढाका से इसको तशबीह दे रहे हैं, वो भी ड्रामा था फिर, क्योंकि अगर वाकई वो इतने सीरियस होते इसको अपोज करने में तो अटेंडेंस तो पूरी करते। देखें, जहां तक तो बिल का ताल्लुक है, ये बड़ा डेट्रीमेंटल है
टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। जो बातें कहेंगी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अब हमारे पास कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। मैं अब आपको उसके बिल की अगर 2-3 चीज़ें बता दूं कि अब हमें स्टेट बैंक से हम कर्जा नहीं ले सकते। स्टेट बैंक ने अब हमें हुक्म कर दिया कि हम कर्जा कमर्शियल बैंकों से लेंगे। जरा सुनिएगा, और कमर्शियल बैंक अपनी मर्जी का इंटरेस्ट रेट लेंगे, और साथ ही कमर्शियल बैंकों को कहा कि भाई सॉवरेन गारंटी कोई नहीं है, अगर आपने रियासत पाकिस्तान को कर्जा देना है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। ये है वो बिल, ये डेट्रीमेंटल है। मगर मैंने कहा कि ये एक सबसर्विएंट रूलिंग क्लास है, इसके अंदर जान कोई नहीं है। अवाम के अंदर ये अवाम पे इनका एतमाद खत्म हो चुका है। तो ऑपोजिशन ने सही तरह, आप कह रहे हैं डेट्रीमेंटल, चलो मैं भी मान लेता हूँ डेट्रीमेंटल है, लेकिन फिर ऑपोजिशन ने मुखालफत क्यों नहीं की जिस तरह से करनी बनती थी, जिस तरह से कह रहे थे कि हम करेंगे? वो तो माहौल इन्होंने ऐसा कोई बनाया था ना, ओवर आवर डेड बॉडीज वाला माहौल था। बैरिस्टर साहब हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि ये यहाँ के हुक्मरान है ना, ये उनका एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। ये यहाँ पे अपनी पर्क्स जो है वो इकट्ठी करते हैं, उनका माल सबसे पहले इकट्ठा करते हैं। इस वक्त क्या होता है, आपको पता है कि IMF ने एक शर्त और रखी थी कि IPPs के आप पैसे नहीं देंगे, आप आपको लोन नहीं देंगे। मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, डबल PhD, उनका नाम मैं अब नहीं लेना चाहता यहाँ पे उनकी इधर, मैंने कहा यार ये क्या वजह है, वो ये क्यों कह रहे हैं कि हम पहले उनके पैसे दें? उनका भाई NFC जो उनका ज़ैली इदारा है आलमी मालियाती इदारों का, उसकी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से एबनॉर्मल और 2 नंबर प्रॉफिट लेते हैं वो। तो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है उनके, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता ये आता है कहता है इन्होंने पैसे इधर करो ना, ये जो पैसे हैं ना जो 88% ऑफ दी टोटल वसूलियां हैं, ये तो IMF का हो गया ना। अब अगली बात करते हैं कि अब आपका पीछे डिफेंस रह गया, वो रह गया, अच्छा चलें जी, अब लोन कहाँ से लेना है, अब काज़किस्तान से लेना है, चाइना से लेना है, तो ये है, ये इनका रोल है। ठीक, यानी कि आपको लगता है कि ऑपोजिशन भी हुकूमत के साथ ही थे इस बिल के हवाले से? देखिए, एक तो हुकूमत वो है जो इमरान खान कर रहे हैं, तो ये मुखालफत ऊपर से हो रही थी, ये लोगों को दिखाने के लिए हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो तवज्जो दी है कि मैं इसे फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं पहुंच सका, वाकई आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है, या फिर वज़रा जिस तरह से इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं उनका, आपको वो वाली कोई बात लगती है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल परसों एक तस्वीर देख रहा था, मैं नाम नहीं लेता, मैंने ऐसे लोगों की इकट्ठी तस्वीर देखी जो टीवी पे एक दूसरे के लत्ते ले रहे होते हैं, कपड़े नहीं फाड़ते सिर्फ, और इकट्ठे मुस्कुरा के तस्वीरें बना रहे थे। ये सारा पब्लिक कंजप्शन के लिए होता है, ये लोग एक हैं। और आज जो मैं कल दान में जो एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें यह है कि सबसे तकलीफदेह बात है कि इस मुल्क के अवाम अनरिप्रेजेंटेड है। इस मुल्क के अवाम का कोई पार्टी नहीं है उनकी जो उनकी बात कर सके। ये सब के सब, अब आप मुझे बताएं ना, 1000 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं फवाद चौधरी साहब, और भाई 1000 रुपए का प्रॉफिट किसने कमाया? अवाम को तो रोज़, आज फिर आपने दे दी तेल की कीमतों में इजाफे की आपने बात कर दी। तो ये है कि ये एक डाइकॉटमी है। मगर मैं एक बात आपको बैरिस्टर साहब बता दूँ, ये बड़ी देर तक चलने वाला काम नहीं है। जिस तरह से बिल बिला के लोग मुख्तलिफ ममालिक में, आप काज़किस्तान देखें, ईरान की में बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है जो रिपोर्ट नहीं हो रही, वहाँ 250 के करीब वहाँ पे हुई हैं स्ट्राइक्स हुई हैं। इंडिया में आपके सामने अभी जो हुआ, तो ये यहाँ पे लीडरलेस तहरीकें बन जाएंगी अगर किसी ने आके लोगों की राइट्स के लिए कोई रास्ता और ये शक्ल ना निकाले। बहुत शुक्रिया कायद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे माफियाज की, जिनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत बात करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद साहब हमारे साथ होंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। अब बात करते हैं कुछ माफियाज की। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इमरान खान साहब माफियाज का बहुत जिक्र करते थे, और वो कहते थे कि पॉलिटिक्स में मैं आए इसलिए हूँ क्योंकि मैं जहाद करना है, मैंने माफियाज के खिलाफ। और फिर जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन भी गए तो फिर भी उन्होंने कहा कि इस मुल्क पर माफियाज छाए हुए हैं, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये माफियाज कानून से बालातर हैं, और रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी जिसका वो अक्सर जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में नहीं है, उसको हम इंश्योर करेंगे, इन माफियाज को पकड़ेंगे। क्या कहते थे वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान साहब माफियाज के बारे में, और फिर वज़ीर आज़म बनने के बाद क्या कहते रहे? तो ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले और प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद भी माफियाज के हवाले से कहते रहे हैं। और ये जो माफियाज के हवाले से जहाद था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, इसके एक बहुत कलीदी किरदार थे अभी तक बैरिस्टर शहजाद अकबर, जिनसे कुछ दिन पहले इस्तीफ़ा लिया गया। और जो टास्क उनको सौंपे गए थे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसमें पहले नंबर पे तो ये था कि ऑपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस, लीडर्स जिन्होंने करप्शन किया, उनको कटहरे में खड़ा किया जाए, उनको सज़ाएं दिलवाई जाए अदालतों से, और प्रोसिक्यूट किया जाए। दूसरा जो उनको टास्क दिया गया था वो ये दिया गया था कि पाकिस्तान पर कर्ज जितना चढ़ा है 2008 से लेकर 2018 तक, इमरान खान साहब कहते हैं कि 24,000 अरब रुपए पाकिस्तान पर कर्ज चढ़ा है, जो कि पिछले
पूरे तारीख में इतना कर्ज नहीं था जितना इन 10 सालों में चढ़ गया। तो ये जो कर्ज लिया गया इसमें कितनी करप्शन है, इसमें कितने किकबैक्स चली और कितने कमीशन चले, उसकी तहकीकात होंगी, उसको सामने लेकर आएंगे। फिर एक टास्क उनको सौंपा गया था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के रेफरेंस के हवाले से, लेकिन आपको पता है कि वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसको डिसमिस कर दिया गया। तो फाइनल जो उनका टास्क था वो माफियाज के हवाले से था। और हमने देखा है कि इस मुल्क में किस तरह से चीनी की कीमतें एकदम ऊपर गई, मसनूई किल्लत जो है वो जाहिर करके, और किस तरह से आटे का बहरान पैदा हुआ और किस तरह से कीमतें जो हैं वो दुगनी हो गई। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि माफियाज की जेबों में अरबों रुपया गया और उन्होंने अरबों रुपया हड़प किया, और उसके बावजूद जो है उनका एहतसाब हो नहीं सका। बावजूद इसके कि चीनी तहकीकाती रिपोर्ट एक तश्कील दी गई, आटा तहकीकाती रिपोर्ट तश्कील दी गई, लेकिन उसके बाद कोई खातिर खा रिजल्ट्स निकले नहीं। तो ये जो माफियाज हैं इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र करते रहे, और वो ये कहते रहे कि ये जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं इसकी जो लीडरशिप है, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या फिर आसिफ अली जरदारी साहब, ये भी उन्हीं माफियाज का हिस्सा हैं। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये उन्होंने कहा तो कुछ दिन पहले मरियम औरंगजेब साहिबा ने उसका जवाब किस तरह से दिया। और तुम्हारी औकात क्या है शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर मानने की? शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया है, शहबाज शरीफ को पार्लियामान ने वोट देकर ऑपोजिशन लीडर बनाया है। तुम उसको इसलिए ऑपोजिशन लीडर नहीं मानते क्योंकि ये जो मंसूबों की फहरिस्त है ये तुमसे लगते नहीं है, तुम नालायक हो। यानी कि वजीर आजम ये कह रहे थे कि मैं इनको अपोजिशन लीडर नहीं मानता, बल्कि मैं इनको चोर भी नहीं मानता, मैं तो उनको डाकू मानता हूं। तो उसके जवाब में मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से कहा गया। इसका जवाब डॉक्टर शहबाज गिल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैसे दिया ये भी पहले मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। 3-4 ऐसी खवातीन हैं जिनको किराए पे रखा हुआ है। किराए पे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि किसी की वालिदा साहबा इनकी पर्सनल मुलाजमा थी तो इसलिए नवाज के उनको यहाँ तक ले आए। किसी ने कोई झूठे केस जीत दिए तो इसलिए उनको यहाँ तक ले आए। तो पर्सनल लोग रखे हुए हैं जो इनके खादिम हैं, गुलाम हैं, और अब उनको छोड़ा जाता है बदतमीजी करने के लिए। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद साहब ने। शफकत साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा कि माफियाज के हवाले से जो कंसर्न है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी वो कहते रहे कि माफियाज के ख़िलाफ़ जहाद करने के लिए मैं सियासत में, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने कहा कि माफियाज जो हैं कानून से बालातर हैं, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि कानून की बालादस्ती कायम हो और माफियाज को कंट्रोल किया जाए। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा इस मुल्क में किस तरह से अभी तक, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एडमिट करते हैं कि हम माफियाज को कंट्रोल नहीं कर सके। तो क्या वजह है 3.25 साल की परफॉर्मेंस के बावजूद अभी तक माफियाज बेलगाम है और हुकूमत बेबस नजर आती? देखें शाम, आप लॉयर हैं और आप हमारे लीगल निज़ाम को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। बात यह है कि बहुत सारे माफियाज जो हैं उन्होंने अगर लेट से कि 1 अरब रुपया कमाया है तो वो 20 करोड़ एक तरफ रख देते हैं लीगल मामलात के लिए। रियासत की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इस माफिया का जो है वो मुकाबला कर सके, और इसके लिए बहुत सारी दूर रस चीज़ें करने की ज़रूरत है जो चंद सालों में नहीं हो सकती। एक तो कानून में तब्दीली है, वो तो हमने कर दी है। कानून के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म जो है वो आया है, लेकिन हमें अपने प्रोसिक्यूशन ब्रांच, मसलन अगर एक सरकारी वकील जो है उसकी 2 लाख रुपया तनख्वाह है और उसके मुकाबले में 5 करोड़ रुपया लेके एक वकील खड़ा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका मुकाबला करना। तो इसलिए ये एक इम्बैलेंस है जो कि हमारे निज़ाम में है, जिसमें क्रिमिनल्स जो है और बड़े क्रिमिनल्स जिनको आप माफिया कहते हैं, छोटा क्रिमिनल तो बेचारा जेलों में पड़ा सड़ रहा है, उसको एक 10 रुपए की जो चोरी है उसमें उस कई साल जेल में पड़ा रहता है। लेकिन जो बड़ा क्रिमिनल है, जो माफिया है, उसके लिए उसकी जो ताकत है और फाइनेंशियल ताकत जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो रियासत के अदारे जो है वो बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि नाकाम है, लेकिन इसको कोशिश कर रहे हैं तब्दील करने की। साहब, इसमें आप ये भी समझते हैं कि ये वजह हो सकती है कि अभी तक माफियाज कंट्रोल हो नहीं सके, कि जिस तरह से अभी हमने देखा हाल ही में बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से इस्तीफ़ा लिया गया तो उनकी परफॉर्मेंस, जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर साहब मुतमईन नहीं थे उनकी परफॉर्मेंस से, और जो टास्क उनको दिए गए थे उन्हें लगा कि वो टास्क मुकम्मल कर नहीं पाए। तो जो टीम सिलेक्शन थी
वहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्योंकि हमने माजी में ये भी देखा है कि वफाकी काबीना में अगर एक शख्स को एक वजारत सौंपी गई है और बाद में उसकी कारकर्दगी से मुतमिन ना होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो वजारत उनसे वापस लिया, तो कोई दूसरी दे दी, दूसरी ले ली तो तीसरी दे दी, तो ये जो शफलिंग होती रही है, तो टीम सिलेक्शन के हवाले से भी आप समझते हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से वो जो मकासद थे उनका हुसूल नहीं हो सका? देखिए, इसको आप इस तरह देखें कि आप लोगों को जिम्मेदारी देते हैं और आप चाहते हैं कि और उनको एक क्लियर मैंडेट देते हैं कि ये जिम्मेदारी है आपकी, ये आपने अचीव करना है। तो अगर वो शख्स जो है, चाहे वो इलेक्टेड है, नॉन इलेक्टेड है, अपॉइंटेड है, अगर वो अपनी जो उसकी जिम्मेदारी थी या जो अहदाफ उसके लिए रखे गए वो पूरे ना कर सके, तो फिर तो टीम कैप्टन जो है वो उसका राइट है कि वो उसको चेंज कर दे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह होता है, ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। जिस आपकी तवक्कुआत कुछ होती हैं और जिस बंदे को आप लगाते हैं, आप समझते हैं कि वो तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा, लेकिन होता क्या है कि वो एट द एंड ऑफ द डे कई दफ़ा नाकाम हो जाता है, कई दफ़ा कामयाब हो जाता है। तो जो कामयाब हो जाते हैं उनको आप साथ लेके चलते हैं, जो नाकाम होते हैं उनको आप तब्दील कर देते हैं। तो ये इतना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। और ख़ास तौर पे जो एहतसाब का निज़ाम है, क्योंकि हम हाथ डाल रहे हैं बड़े बड़े माफियाज को, सियासी माफियाज को, इन ऐसे लोगों को, तो वो जो जिनको हाथ डाल रहे हैं उनको पकड़ने के लिए जो कुछ करना पड़ता है कई दफा इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए अगर तब्दीली हो जाती है तो कोई इतनी शफकत साहब ये कहेगा कि ये जो आज की डेवलपमेंट है जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट, जिस तरह से ऑपोजिशन कर रही थी मुखालफत स्टेट बैंक तरमीमी बिल की नेशनल असेंबली में, और जिस तरह से बयानात दागे जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि मुल्क की सालमियत पे समझौता कर लिया गया, उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस दिन एक्चुअली ये बिल पास होना था, वोटिंग होनी थी, उस दिन 11 ऑपोजिशन के मेंबरान जो थे वो अटेंडेंस में ही नहीं थे। तो आज यूसुफ रजा गिलानी साहब का इस्तीफ़ा आना और फिर आपके वज़रा की तरफ से इजहार तशक्कुर होना, ये किस चीज़ को इम्प्लाई करता है? देखें जी, बात यह है कि जो यूसुफ रजा गिलानी साहब है उनका रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वो तो बड़ा ही स्ट्रेंज किस्म का रिकॉर्ड है, लेकिन ये हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। हम तो कहते हैं कि ये जो इन्होंने, इनकी अगर आप तारीख देखें, इनका जोग्राफिया देखें, तो इन्होंने जो इस मुल्क के साथ कर छोड़ा है जरदारी साहब ने, गिलानी साहब ने, तो उसके बाद ये रहे, बल्कि इनका आगे आना तो ताज्जुब की बात है, और अगर ऐसे होता है तो बड़े अफसोस की बात है। तो अगर नहीं रहते तो उससे एक सवाल आपकी वजारत से भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म बनने से पहले जो मुझे लगता है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते थे कि हम यकसा निज़ाम तालीम लेकर आएंगे। जो बातें वो करते थे वो यकसा निज़ाम तालीम की तरफ इशारा करती थी। मिसाल के तौर पर वो कहते थे कि इस मुल्क में मुख्तलिफ क्लासेस को हम जन्म दे रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के एजुकेशनल सिस्टम्स हैं। सरकारी स्कूल में और तरह की पढ़ाई है, निजी स्कूल में और तरह की पढ़ाई है, मदरसों में और तरह की पढ़ाई, जिसकी वजह से वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों से पढ़े, मदरसों से पढ़े, वो प्राइवेट स्कूल जो महंगे स्कूल्स हैं जहां पे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ कंपीट कर नहीं सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वो लगता ये था कि आप लोग टारगेट कर रहे हैं यकसा निज़ाम तालीम को, जिसमें सबको एक जैसी एजुकेशन की या कम से कम एक स्टैंडर्ड को इंश्योर किया जाएगा कि इस स्टैंडर्ड पे सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि कल को किसी किस्म की बेइंसाफी ना हो जब जॉब मार्केट में प्रैक्टिकल फील्ड में बच्चे जाते हैं। लेकिन जब आप हुकूमत में आ गए तो वो यकसा निज़ाम तालीम हमें लगा कि यकसा निसाब तालीम में बदल गया। अब निसाब एक करने से वो जो प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न था कि हम मुख्तलिफ क्लासेस को जन्म दे रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो डिसएडवांटेज पे हैं, वो ख़त्म होना चाहिए। तो क्या यकसा निसाब तालीम से इस इशू को आप एड्रेस कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि पहली तो बात करेक्ट कर दूं कि हमारे मैनिफेस्टो में लफ्ज़ है सिंगल नेशनल करिकुलम, यकसा तालीमी निसाब। क्योंकि यकसा तालीम तो मेरा ख्याल है कि 100 साल भी किसी दुनिया के किसी मुल्क में यकसा तालीम नहीं है। किसी मुल्क में, अमेरिका के अंदर चले जाए, इंग्लैंड के अंदर चले जाए, चाइना में चले जाए, बड़ा फ़र्क पड़ता है कि कहाँ पे स्कूल है, किस जगह पे है, किस कम्युनिटी के अंदर है। तो यकसा तालीमी निज़ाम तो नामुमकिन है, लेकिन यकसा तालीमी निसाब बेशुमार ममालिक के अंदर है और हमारी जो कोशिश है वो यकसा तालीमी निसाब की है।
और उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। क्लास 1 to 5 का हमने यकसा तालीमी निज़ाम इंट्रोड्यूस कर दिया है। 6, 7, 8 जो है उसकी भी अप्रूवल हो गई है और वो भी अनकरीब जो है वो मैदान में आ जाएगा। तो उसमें सिंध के अलावा सारे पाकिस्तान में नफाज जो हो रहा है और उससे ये जो एक तालीमी क्या तासुब है इसको खत्म करने में बहुत बड़ी। शफकत महमूद साहब बहुत शुक्रिया करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची की, जहां पर खबर ये सुनने में आई है कि सिंध गवर्नमेंट ने 5 शिकें वापस लेने का फ़ैसला किया। अपोजिशन सिंध की जो एहतजाज कर रही थी और ये कह रही थी बल्दियाती कानून जो कराची में जो सिंध में पास किया है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, वो काला कानून है और उससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो रही है। उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन मुत्तहिद होकर एहतजाज कर रही थी और सड़कों पर आ गई थी और जमात इस्लाम भी काफ़ी दिनों से धरना दिए बैठी थी। तो पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये कह रही थी कि किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे, सारी ज़िंदगी भी एहतजाज करते रहें, लेकिन अब खबर ये आई कि वहाँ पर मुज़ाकरात हुए और 5 शिकें वापस लेने का फ़ैसला किया है सिंध गवर्नमेंट ने। उसकी क्या डिटेल्स हैं उस पर बात करेंगे। PSP के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ होंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। बात करते हैं कराची के हवाले से। सिंध गवर्नमेंट जो है उसने एक बल्दियाती कानून पास किया था कुछ देर पहले, जिसके बाद अपोजिशन जो है सिंध असम्बली में उनको एतराज़ ये था कि ये काला कानून है और इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, यानी कि जितने भी इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर होने चाहिए वो सारे के सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी हद तक जो है उनको रख रही है। और इस तरह क्या होगा कि निचले सतह तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होगी और ये ऐन उसके ख़िलाफ़ है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के ज़रिए किया था। यानी कि जब वो ख़ुद वफाक में थे तो उन्होंने वफाक से इख्तियारात लेके सूबों को मुंतकिल कर दिए थे और जब सूबों को इख्तियार मुंतकिल किया और अगर उसी पॉलिसी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉलो करती तो वही इख्तियार ग्रास रूट लेवल तक, यूनियन काउंसिल लेवल तक जाना चाहिए। लेकिन अभी जो बल्दियाती कानून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सिंध में पास किया उसके नतीजे में अपोजिशन को एतराज़ ये था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो रही है, आप सारा इख्तियार और फंड्स अपने पास रख रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे आप लोगों को ना तो इख्तियार दे रहे हैं ना फंड्स दे रहे हैं, बल्कि उनकी किस्मत के फैसले आप खुद कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जो रेपुटेशन है ख़ासतौर पर फंड्स के हवाले से, उस पर तो पूरे पाकिस्तान को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि सरकारी गोदामों से अरबों रुपए की गंदम चोरी हुई है। हमें तो ये पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी टॉप की लीडरशिप है उनके खिलाफ नैब के करप्शन के केसेस ज़ेरे अल्तवा हैं। ये और बात है कि उन केसेस के फैसले नहीं होते, वो अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचते, बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी जितने भी मामलात हैं उसके ऊपर अगर इमरान खान साहब जो वादा करते रहे कि मैं रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करूंगा वो पूरा हो जाता तो ये केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सकते थे, लेकिन वो हुए नहीं। लेकिन बहरहाल आज खबर ये आई कि 5 के करीब शिकें सिंध हुकूमत ने वापस लेने का फैसला किया है और शायद अब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात का जो दौर चला है उसके नतीजे में ये डेडलॉक ख़त्म हो जाए और अपोजिशन जो है वो अपना एहतजाज ख़त्म कर दे और ये मामला किसी तरीके से सेटल हो जाए। क्या कहा आज खालिद मकबूल सिद्दीकी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, सुनिए। इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान बहुत सारी सियासी इशूज़ पे नक़्ता नज़र का फ़र्क हो सकता है। जनाब वो तमाम मुतालबात जो कराची के लिए ज़रूरी है, चाहे कोई भी कर रहा हूँ, उसकी हिमायत ही करते हैं। पाक सरज़मीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या कहा आज, इस हवाले से ये भी सुन। जब तक वो मेरी बात मानते नहीं है हम अपने घर भी नहीं जा रहे, यही बैठे हैं। मैं अपने घर वालों के साथ आ गया हूँ बिस्तर लेकर, मैंने यहाँ से नहीं जाना। मुस्तफ़ा कमाल, लगता है कि जो भी मामलात हुए हैं मुज़ाकरात के बाद उससे मुतमिन नहीं है और वो कहते हैं कि ये 5 शिकें जो हैं ये अगर हो भी जाती हैं पूरी, उसके बावजूद जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते हैं। शाही सैयद साहब ANP से क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से आप लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म करके सिर्फ नाम के हद तक चेयरमैन के नाम पे रखते हो तो हम उसको मजम्मत करते हैं, हम उसको कंडम करते हैं। हम चाहते हैं कि आईन के मुताबिक जो आईन में लिखा है कि मकामी हुकूमतों को इख्तियारात होना चाहिए। मुझे ज्वाइन किया पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए।
मुस्तफ़ा साहब ये बताइएगा कि ये जो खबर सामने आई कि जी 5 सिक्के वापस लेने का फैसला कर लिया सिंध गवर्नमेंट ने, वो सिंध गवर्नमेंट जो पहले ये कह रही थी कि सारी ज़िंदगी भी एहतजाज करते रहें तो ये कानून वापस नहीं होगा। सईद गनी साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड टू से दैट। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह भी कहा था कि जब आप लोगों ने इस कानून को काला कानून कहा तो उन्होंने कहा कि जो भी इस कानून को काला कानून कह रहा है उसका अपना मुँह काला। इस तरह के सख्त बयानात भी आए। और फिर मुराद अली शाह साहब ने जिस तरह की बात है कि वो भी ऑन रिकॉर्ड है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जिसके बाद आप लोगों की तरफ से एतराज़ ये था कि इसे लसानियत का शायद कोई रंग दिया जा रहा है। तो अभी क्या वो डेडलॉक टूट गया है और मुज़ाकरात का जो दौर शुरू हुआ है, इसके नतीजे में अब ये जो 5 शिके उन्होंने वापस लेने का फैसला किया है, क्या आप लोग मुतमिन हैं? और क्या अब ये धरना ख़त्म हो जाएगा? आप अब जो है इस कानून को एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके तहत इलेक्शंस करवाने पर रजामंद होंगे? मुस्तफ़ा कमाल साहब देखिए, हमारे इस धरने पे आने से पहले 23 तारीख को उन्होंने हमारी बात सुनने के लिए वो हमारे पास आए और उसमें जो गुफ्तगू हुई उसके बाद जो प्रेस टॉक हुई तो कमरे के अंदर भी और बाहर भी बहुत सारे कई 50% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी कि जिस पर वो एग्री कि हाँ ये हम भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये ऐसा है ये, और ये इसको जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो सकता है। तो हम तो 23 तारीख को ये वाली बात कर सकते थे कि भाई हमारे मज़ाकरात कामयाब हो गए और हमारी 70% 60% बात मान ली गई। लेकिन देखिए इशू जो है वो पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, 70% और 70% की बात नहीं। असल सारा मसला है ये जो 18 अमेंडमेंट के बाद इख्तियारात और वसाइल सूबे को मिले हैं, उस सूबे से डिस्ट्रिक्ट्स को, टाउन्स को, तहसीलों को ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। फेडरल गवर्नमेंट ड्राई आउट हो गई है, उसके पास जो है वो पैसे नहीं हैं आर्मी चलाने के लिए, डेट्स देने के लिए, कर्जे देने के लिए, अपने डिपार्टमेंट चलाने के लिए। और नीचे जो पैसा दे रहे हैं सूबे को, उससे जो नीचे जाना चाहिए था वो सूबाई हुकूमतें अपने पास लेकर पार्क करके बैठ गए। तो डिस्ट्रिक्ट भी ड्राई आउट हो गए, वायबल ही नहीं रहे फाइनेंशियली, और ऊपर भी ड्राई आउट हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो 1000 अरब रुपए सालाना मिल रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध को और 200 अरब रुपए ये कमाते हैं, ये 1200 अरब रुपए को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत जो है वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट करने का मैकेनिज्म वज़ा किया जाए और इसको फिर जाकर असेंबली में मुस्तफा कमाल साहब एक फाइनेंशियल बिल पास करके। जी 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 ठीक है मुस्तफा, जब पिछले हफ्ते में आपको इंटरव्यू कर रहा था, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वर सेइंग एट दैट टाइम। तो ये तो वही बात है जो आप तब कर रहे थे। अभी जो खबर आई कि जिसके तहत हमें ये पता लगा कि तरमीमी एक्ट की 5 से ज़ायद शिकें वापस लेने का फैसला कर लिया सिंध गवर्नमेंट ने, और अगला जो इजलास होगा सिंध असेंबली का उसमें महकमा कानून ने उसके हवाले से मुसव्वदे पर काम करना भी शुरू कर दिया है। तो पिछले हफ्ते से अब सिचुएशन कितनी मुख्तलिफ है? ये जो 5 उन्होंने शिकें वापस लेने का फैसला किया, अगर ये हो जाता है तो क्या आप लोगों का धरना खत्म हो जाएगा या फिर भी धरना जारी रहेगा? खत्म नहीं होगा। 5 नहीं, धरना शुरू होने से पहले वो 5 शिके मानने के लिए तैयार थे, तो हमें जो है वो यहाँ तक आना नहीं चाहिए था। अच्छा। मैं सिर्फ यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारा हमने उनको एक बड़ा मरबूत किस्म का 4 पेज का डॉक्यूमेंट दिया, 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो मैंने आपसे ये फाइनेंशियल, इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस है, काफ़ी बात है। और वो कल भी जो उनकी टीम आई थी दूसरी दफ़ा हमसे मिले हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातों को कंसीड किया है कि हाँ ये PFC अवार्ड के ऊपर जो है वो बात हो रही है और अच्छी तरफ इस सिमत में जा रही है। आज भी हमारी टीम गई हुई है तीसरे राउंड के लिए, आज तीसरी मीटिंग है उनके साथ। तो जब तक इख्तियारात और वसाइल साथ, जब तक इसका पूरा पैकेज नहीं बनता और ये असेंबली से पास नहीं होता, जब तक जो है हम समझते हैं कि हमारी बात जो है वो नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई। और ये जो आप कह रहे हैं कि अगर ये 5 शिके वापस ले लेती है सिंध गवर्नमेंट, उसके बावजूद धरना जारी रहेगा, इसमें दीगर सिंध की जो अपोजिशन जमातें, जिसमें जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, वो भी आपके साथ एक पेज पर ही है, वो भी कहते हैं कि धरना जारी रहेगा? नहीं सर, मेरा इस हवाले से उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है अपोजिशन जमातों से कि उनकी अपने क्या उनका अपना क्या लाएमल है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये प्योरली पाक से ज़मीन पार्टी के बिहाफ पर मैं बात कर रहा हूँ कि हमने अपनी जो बात रखी है वो है कि हमारी बात है। मुझे नहीं पता कि दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ का क्या सोच रही हैं और उनका क्या तर्ज अमल होगा आइंदा आने वाले दिनों में। तो इसका मतलब यह है कि आपकी हद तक अगर हम बात करें तो वो जो डेडलॉक था सिंध गवर्नमेंट के साथ बल्दियाती कानून को लेकर के, वो अभी तक बरकरार है। आप कह रहे हैं कि ये जो 5 शिके उन्होंने वापस लेने का फैसला किया है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुकम्मल आप चाह रहे हैं कि इख्तियार इक़्तिदार लोकल गवर्नमेंट लेवल पर दिया जाए, वो ये 5 शिके लेने से मकसद पूरा नहीं होता है। तो आपकी हद तक डेडलॉक बरकरार रहेगा?
नहीं, जब आपसे मेरी लास्ट बात हुई थी उस वक्त तक जो है वो हमसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, वो हमारी बात सुनी नहीं थी उन्होंने। जब उन्होंने बात सुनना शुरू कर दी है और आज तीसरी मीटिंग है, तो मैं समझता हूँ कि वो डेडलॉक नहीं है और हम उसी तरफ जा रहे हैं और कोई डेडलॉक नहीं है, कहीं पर भी कोई रिजिडनेस नहीं है। बिल्कुल हमने इसलिए कि हमने बड़ी रीजनेबल बातें सामने रखी हुई हैं कि ये 18वीं तरमीम फोल्ड बैक हो जाएगी, फिर ये 18वीं तरमीम जो है ना लपेट दी जाएगी। अगर आपने 10 सालों से आप सारा इख्तियार वसाइल वफाक से लेकर अपने पास रखकर आप नीचे से भी आपने सब कुछ ले लिया है, तो ये आगे नहीं जाएगा। ये तो फिर अगर कल को वफाक कहेगा भाई इसको लपेटो, फारिग करो, तो हम भी खड़े होंगे वफाक के साथ कि भाई जब मुझे इसका हिस्सा नहीं मिल रहा, हमें डिस्ट्रिक्ट को इसका फायदा नहीं हो रहा, तो भाई वापस ले लो 18वीं तरमीम। तो ये बात भी हम कर रहे हैं उनको ना, उनसे ये वाली बात, और उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन है। तो मैं इसको डेडलॉक नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये क्या मैं ये समझता हूँ कि नहीं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, उन्होंने बात सुनी है। हम ये समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें अब आई वॉश नहीं होना चाहिए। एक मरबूत जो है वो जिस तरह से कानून साजी करके इख्तियारात और वसाइल लिए गए हैं, इसी तरह से कानून साजी करके इन इख्तियारात वसाइल को वापस नीचे दिए जाना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये में जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको, इसका मतलब है कि आप एक्सपेक्ट करें, जब आप कहते हैं कि डेडलॉक नहीं है, तो आपको ये लगता है कि सिर्फ 5 शिकों की हद तक नहीं बल्कि इससे आगे भी वो आपके मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार होंगे और मजीद कुछ शिके जो हैं उनके ऊपर वो आपसे बात कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसको सेटल डाउन कर सकते हैं आपके साथ? ये आपको लग रहा है उनके रवैये से? क्योंकि पहले तो सईद गनी साहब ने कहा था ना, सारी जिंदगी भी एहतजाज करें तो हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। जी मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है क्योंकि जब हमारी कम्युनिकेशन हुई है तो कोई भी बात देखें इर्रेजनेबल नहीं थी सारी बातें, और सारी बातें रीज़नेबल बातें हैं, जायज़ बातें हैं, और उन्होंने सारी बातों को एक्नॉलेज किया है। मैं इस हद तक कहूँगा उन्होंने इस बातों को एक्नॉलेज किया। तो हमारा कोई, मुझे रवैयों में, जो आपके रवैयों की बात करें, बिल्कुल रवैयों में मुझे पॉजिटिव बात नज़र आती है। और हमने भी देखें अपने रवैयों में, देखें आप देखें कि मैंने इसमें वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होने दिया। हमारे पास इतना बड़ा मजमा था, हमने जबकि कल यहाँ पर लोगों को बुलाया था सीएम हाउस जाने के लिए, लेकिन उन्होंने चूंकि हमसे बात सुन ली आकर, और इतना बड़ा मजमा था कि उसको फिर कोई पुलिस नहीं रोक सकती थी। हमने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। 5 मिनट की वॉक पर है सीएम हाउस, यहाँ पर हम यहाँ पर बैठे। हमने कहा हमारी बात सुन ली है तो हम जा नहीं रहे, लेकिन हमारी बात मानी नहीं है अभी तक, तो हम यहाँ से घर भी नहीं जा रहे। एक बात। दूसरी बात कि मैंने इसके अंदर इसको एथनिक इशू नहीं बनाया। सारे आवाज़ें आपको आ रही हैं, हर कोई इसको, दूसरे लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको लसानी रंग दें। मैंने पहले दिन ये बात की है कि जो लोग चाहते हैं कि इख्तियारात वसाइल आएँ, उनको बहुत केयरफुली अपने अल्फाजों को अदा करने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें लसानियत आ गई, अगर इसमें वायलेंस आ गया, तो ये इतना अजीम मकसद है, ये पीछे चला जाएगा। मेरे पानी का मकसद, मेरे इख्तियार का मकसद, मेरे वसाइल का मकसद, ये वो सारी चीज़ें पीछे चली जाएंगी। वायलेंस आगे आ जाएगा, प्रिवेल कर जाएगा, एथनिसिटी ऊपर प्रिवेल कर जाएगी, और ये मकसद फौत हो जाएगा खुदा न खास्ता। तो हमने ये 2 बातें की, और फिर मैंने लीडरशिप के ऊपर हम गालम गलोज नहीं कर रहे। हमने अपनी बात आइन और कानून के दायरे में रहकर ये सारी बातें पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, जवान रातों में, और हम ये भी नहीं कि हमारा धरना है कि मैं रात में घर चला जाता हूँ, मैं सुबह आ जाता हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हम जितने लोग हैं यहाँ पर यहीं पर सो रहे हैं, यहीं पर अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, और यहीं पर जो है वो यहीं से हम आवाज़ लगा रहे हैं। तो मुझे रवैयों में चेंज नज़र आ रहा है, पॉजिटिवनेस है। और अब ये जो आप 5 शिकों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, मेरे पास ये 5 शिकें नहीं है। मुझे नहीं पता कौन सी 5 शिकें हैं, क्योंकि कोई रिटन एग्रीमेंट जो है ना अब तक किसी ने देखा नहीं है। ये तो वो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस चल रहे हैं, लोग इससे ये नतीजा आखिर कर रहे हैं कि ये वाली बातें होंगी। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट ना गवर्नमेंट की तरफ से है ये एग्रीमेंट, और ना जो है वो दूसरी जमातों की तरफ से कि भाई कौन सी 5 बातें मान ली गई हैं, उसके ऊपर किसी ने साइन किया होगा, उसके ऊपर किसी ने जो है वो कोई एग्रीमेंट किया होगा। ये एग्रीमेंट कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ठीक है, यानी कि आपको अभी इस हवाले से क्लैरिटी नहीं है कि किस हद तक वो जो 5 शिकों की बात कर रहे हैं कि हम वापस ले लेते हैं, तो उसमें कितना राइट लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा, ये क्लैरिटी अभी तक आप तक नहीं पहुंची? बिल्कुल मुझे नहीं, ऑफिशियल को क्लैरिटी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने भी इधर उधर से सिर्फ बातें सुनी है। ठीक है, और ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा जब आपसे बात हो रही थी तो आपने वफाक से अपील की थी, वज़ीर आज़म साहब से भी अपील की थी कि वफाक इसके अंदर अपना कोई रोल प्ले करे, ताकि यहाँ के जो मसाइल हैं कराची के, ख़ास तौर पे बहुत अरसे से कराची में डेवलपमेंट के मसाइल का बहुत जिक्र होता है
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से भी। तो ये जो मुज़ाकरात अब सिंध गवर्नमेंट्स हो रहे हैं, इसमें वफाक ने किसी किस्म का कोई रोल प्ले किया, या और ये जो अभी अब मुज़ाकरात आप कर रहे हैं, आप अपनी जमात की इनफरादी सतह पर डायरेक्टली करें या इसमें अपोजिशन जमातें सब आपके साथ बाकी भी शामिल हैं? नहीं, वफाक ने आपकी पहली बात का जवाब है कि कोई कांटेक्ट भी नहीं किया और कोई जो है उसके अंदर कोई हमें सहूलत नहीं फराहम की, ना कोई उसमें उन्होंने इंटरफेरेंस, ना उसमें उन्होंने कोई अपनी कोई दिलचस्पी जाहिर की है। वफाक का रोल जो इसमें जो है वो बिल्कुल कोई नहीं है और उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। वफाक इसमें अपना रोल प्ले कर सकती थी, NFC अवार्ड जो देती है वो और जो डिविजिबल पूल में पैसे देती है वहाँ पर वो सूबाई हुकूमतों को पाबंद कर सकती थी कि आप ये ट्रिकल डाउन करें, लेकिन वफाक की जिस पार्टी की हुक्मरानी है उनकी खैबर पख्तूनख्वा में और उनकी पंजाब में भी हुक्मरानी है, तो उनको फिर वहाँ भी ये काम करना पड़ता। चूँकि वो वहाँ भी ये काम नहीं करना चाह रहे तो इसलिए वो यहाँ पर कहने के उनके पास जो है वो दे डोंट हैव अ चीक टू से, तो इसलिए शायद ये बात वो नहीं कर पा रहे, नंबर वन। दूसरी बात ये कि क्या आया कि हम पीपल्स पार्टी की हुक्मरान जमात से सिंध हुकूमत से मेरी पार्टी के मुज़ाकरात हो रहे हैं या कंबाइंड अपोजिशन के? नहीं, ये सोलली पाक से ज़मीन पार्टी के मुज़ाकरात हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसमें कोई और पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पर एक सोचने की बात यह भी है कि इस वक्त जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब को हम इंटरव्यू कर रहे थे और हम देख रहे थे अभी भी वो धरने में शरीक थे और उनके पीछे बहुत सारे लोग मौजूद थे और आवाज़ें भी आ रही थी नारों की, और अपने जो भी उनके मुतालबात हैं उसके लिए वो वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट जो है सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने में बिल्कुल हमें नाकाम नज़र आती है। और मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि एक तरफ तो जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ के जो मामलात और जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात और लोगों के मुतालबात हैं उनको आप मानने में, एड्रेस करने में और सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने में आप बिल्कुल नाकाम हैं। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम सिंध से चलेंगे, इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे और वफाकी हुकूमत को घर भेजेंगे। तो ये जो पॉलिटिक्स है ये बड़ी जालिम होती है और सर्टनली एक जो पॉलिटिशियन इक़्तिदार में आ जाता है, होना तो ये चाहिए कि उनका फोकस जो है वो ये हो कि मेरे जो जहाँ पे भी हुकूमत हमारी पार्टी की है वहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं उनको हमने कैसे हल करना है, लेकिन उसकी बजाय जो ज़्यादा फोकस होता है वो यही होता है कि मज़ीद इक़्तिदार, मज़ीद ताकत, मज़ीद इख्तियार हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ इस टेन्योर में बल्कि अगले टेन्योर में। आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी 2013 से 2018 तक, तो तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आते थे कि इस बार तो मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, पनामा के फैसले से पहले की बात कर रहा हूँ, अगला टेन्योर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। और अब जो है इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो ये हमने देखा उस दिन असद उमर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि अभी तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है और अगर परफॉर्मेंस पे फैसला हुआ तो अगले वज़ीर आज़म भी इमरान खान साहब होंगे। और बिलावल साहब की तो ख्वाहिश है ही कि सिंध में 13 साल से हुकूमत है, वहाँ पे चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया नहीं किया, लेकिन अगला वज़ीर आज़म वो समझते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को होना चाहिए। बहरहाल पॉलिटिक्स में चलता है। अब मैं कुछ बात करूँ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और ख़ास तौर पर आज की एक और बहुत बड़ी ख़बर ये है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अब मुश्किलात का शिकार है अफ़गानिस्तान में, और पैसे और ओहदों के हवाले से वहाँ के जो मुख्तलिफ ग्रोह बन चुके हैं कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, उनमें लड़ाई हो रही है और बाकायदा तौर पर वो लड़ाई इस नहज को पहुँच गई है कि कत्ल व गारत तक बात आ गई है। और एक बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो ये है कि TTP का कमांडर रफ़ीउल्लाह जो है वो मारा गया है, और ये मुख्तलिफ कोड नेम्स के साथ ऑपरेट करता था। मुख्तलिफ कोड नेम्स जो थे उसमें एक वहाब था, डॉक्टर था, अहमद अब्दुल्ला था, और ना सिर्फ NDS, ना सिर्फ दाइश, ना सिर्फ बलोच दहशतगर्द तंजीमें जो हैं ये उन सब के लिए सहूलतकारी का काम करता था। और पाकिस्तान में होने वाले बहुत सारे दहशतगर्दी के हमलों में बतौर मुआवनत और सहूलतकार जो है इसकी शमूलियत थी। 2011 से लेके अभी तक बहुत सारे दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ थी उसमें मुलव्वस रहा, और वो बहुत सारी कार्रवाइयाँ ऐसी थी जिसमें खुदकुश बमबारों की मुआवनत की गई और एक जगह से दूसरी जगह उन खुदकुश बमबारों को मुंतकिल करने का जो काम था वो भी इसी के ज़िम्मे था। अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले सिविल हॉस्पिटल कोयटा में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ था, फिर कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद सरीना होटल में दहशतगर्दी का हमला हुआ था, तो वहाँ पे जो खुदकुश बमबार पहुँचे थे उनको पहुँचाने में सहूलतकारी का जो काम था वो इसी कमांडर रफ़ीउल्लाह ने किया था। और अगर आप देख रहे हैं तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कमांडर रफ़ीउल्लाह की है, एक
पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद हाल ही में जो अब वहाँ पे झड़प हुई है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ ग्रोहों में, उसके नतीजे में ये कमांडर रफ़ीउल्लाह मारा गया, इसकी मौत वाक़या हो गई है। और वहाँ पर जो अब सिचुएशन है वो इस हवाले से दिन ब दिन TTP के लिए मुश्किल होती चली जा रही है, क्योंकि जो एजेंडा था उस एजेंडे का हसूल कैसे करना है, उसमें आपस की जो लीडरशिप और ओहदों की जो बंदरबाट है उसके हवाले से लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो यकीनन DGISPR तो पहले ही कह चुके हैं कि अब ऑपरेशन जारी रहेगा और मुज़ाकरात नहीं होंगे। आने वाले दिनों में देखते हैं मज़ीद क्या सूरत हाल आएगी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।